गुड इवनिंग दोस्तों, विद्या करियर क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं संदीप सर। आज एक बार फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। हमने प्रयास किया था, हमने कहा भी था कि अब हम लोग सब्जेक्टिव थोड़ा सा टॉपिक पर आने का विचार कर रहे हैं। मैं आज इतिहास के बारे में कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं। भारतीय इतिहास में कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं या कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं भारतीय इतिहास में जो कि बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और प्रयास यही रहेगा हमारा कि हम लोग रेगुलर कोशिश करें कि इन क्वेश्चनों पर थोड़ा बहुत अपडेशन होता रहे और उन पर चर्चाएं होती रहें। हम लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होना भी है, तो इसलिए आप सभी के लिए हम लोग क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। एक चीज़ और कहूँगा मैं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखा करिए। प्रयास यही किया करिए कि पूरा देखने के बाद फिर उसके कमेंट बॉक्स में जा कर के उसके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है या किस प्रकार से चीज़ें और हम बेहतर कर सकते हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा। हम कुछ दिन के बाद इस पर ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी प्रयास करेंगे, तो इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपको बेहतर दे पाएँ। चलिए, हम लोग इतिहास के टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज आपका जो भारतीय इतिहास में कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, मैंने इनको नोट डाउन किया है, वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है अंशतः गद्य और अंशतः पद्य वाला वेद कौन सा होता है। अब पहली चीज़ तो ये, आप सभी लोग जानते हैं कि वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन वेद है, और अगर अथर्ववेद की बात करें तो ये सबसे आधुनिकतम वेद की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करें तो सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। सामवेद पद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी कि आपका ऑप्शन जो सही होगा वो बी सही होगा। अंशतः गद्य और अंशतः पद्य वाला वेद जो है मित्रों वो कौन सा होगा? यजुर्वेद। लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, जैसे ऋग्वेद के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बताइए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे आधुनिकतम वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ध्यान रखिएगा मित्रों। भारतीय संगीत का जनक वाला वेद कौन सा है, तो सामवेद भारतीय संगीत का जनक वाला वेद है। और जो गद्य और पद्य वाला वेद है वो कौन सा है? यजुर्वेद। तो आपका इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उत्तर अगर देखा जाए तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, यजुर्वेद आपका उत्तर सही है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन है वेदों के अंतिम भागों को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ और वेदांग। तो आप जानते हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं जो वेदों के पद्य में जो चीज़ें होती हैं, है ना, जो वेदों के सूक्त होते हैं, उन सूक्तों की व्याख्या जब गद्य में की जाती है तो ऐसे ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक ग्रंथ का मतलब होता है कि जो जंगल में लिखे गए हों उनको आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। वेदांग होते हैं, जो वेदों के अंग होते हैं उनको वेदांग कहते हैं, और ये 6 होते हैं। उपनिषद जो होते हैं इनको वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? वेदांत। तो यानी कि वेदों के जो अंतिम भाग होते हैं उनको वेदांत कहते हैं, और इन्हीं वेदांतों को ही उपनिषद का नाम दिया गया है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उपनिषद आपका उत्तर सही होगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है: शाहजहां, दारा शिकोह, अकबर और फैजी। तो आपको ये बताना है कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो शाहजहां के काल में शाहजहां का जो सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम क्या था मित्रों? दारा शिकोह। दारा शिकोह ने इसका अनुवाद किया था फारसी भाषा में। कहीं कहीं किताबों में मिलता है कि उसने 50 उपनिषद थे उनका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। कहीं कहीं किताबें मिलता है कि उसने 52 फारसी भाषा में अनुवाद किया था। लेकिन जो भी था, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो दारा शिकोह। और दारा शिकोह ने जो उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया उसका टाइटल जो था, जो उसका शीर्षक था मित्रों, वो क्या था? लिखे दे रहा हूं मैं, सर ए अकबर। ध्यान रखिएगा, उसका जो टाइटल था वो क्या था? सर ए अकबर। आपसे पूछेगा कि सर ए अकबर के नाम से दारा शिकोह ने किसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तो उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस करने वाला राजा? दारा शिकोह था। ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अभी भी हम लोगों ने बात की थी कि वेदांग क्या होते हैं। तो वेदांग वेदों के जो वेदों के अंग होते हैं, जिनके माध्यम से वेदांग पढ़े जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, वेदांग कहा जाता है। इनकी संख्या मित्रों कितनी होती है, तो वेदांगों की संख्या 6 होती है। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब ये वेदांग की संख्या कितनी, 6, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब ये वेदांग होते कौन कौन से हैं, तो वेदांग होते हैं जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 आपके जो वेदांग होते हैं वो होते हैं, जिनमें शिक्षा जो होता है वो सबसे पहला वेदांग होता है, और जो ज्योतिष वेदांग है वो सबसे आखिरी वेदांग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। आदि महाकाव्य रामायण पूछता है कभी कभी कि संसार का सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है, तो रामायण जो है वो संसार का सबसे प्राचीन महाकाव्य है। और संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर पूछता है मित्रों तो कौन सा होता है, महाभारत। आदि महाकाव्य रामायण में कुल 7 कांड हैं। सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो बाल कांड है। तो आपको बताना ये है कि सबसे छोटा कांड कौन सा है। ध्यान रखिए मित्रों, तो सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो सबसे बड़ा कांड आपका बाल कांड है। तो जो सबसे छोटा कांड है आपका वो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है मित्रों। किष्किंधा कांड जो है वो रामायण का सबसे छोटा कांड है। और अगर बात करें सबसे बड़े कांड की तो कौन सा है, बाल कांड, ध्यान रखिएगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, 5 का ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महाभारत को वर्तमान में क्या कहते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तब तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या होता है, जय संहिता, हम लोग टिक कर लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं महाभारत में पहले 24,000 श्लोक हुआ करते थे, अब उनकी संख्या बढ़ करके 1 लाख श्लोकों की हो गई है। तो 1 लाख श्लोक होने के कारण वर्तमान में महाभारत को सतसहस्त्र संहिता का नाम दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन के आधार पर हम लोग बात करते हैं तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है मित्रों, सतसहस्त्र संहिता ही महाभारत का वर्तमान में नाम है। अच्छा, महाभारत का फारसी भाषा में, अच्छा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, अब्दुल समद, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना और अब्दुल कादिर बदायूनी। अब ध्यान दें, अब्दुल समद इसके दरबार में, अकबर के दरबार में रहने वाला एक चित्रकार था। अबुल फजल अकबर के राजपुरोहित थे जो कि दीन इलाही धर्म संभालते थे। अब्दुल रहीम खान खाना ये कौन थे, ये बैरम खां और सलीमा के पुत्र का नाम था। अब्दुल रहीम खान खाना नवरत्नों में से एक थे। अब्दुल कादिर बदायूनी कौन था, अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर का एकमात्र आलोचक है जिसने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने ही महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। आपका जो सी ऑप्शन होगा वो मित्र बिल्कुल सही होगा। और उन्होंने जो टाइटल दिया इसका उसका नाम था रज्मनामा। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था इसका, रज्मनामा के नाम से महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज्मनामा के नाम से इसका अनुवाद किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सातवाहन वंश के विषय में किस पुराण से जानकारी प्राप्त होती है। अब ध्यान दें, भारत में टोटल 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं, 18। उन 18 पुराणों में 3 पुराण ऐसे हैं जिनमें अलग अलग वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश के संबंधित है। तो अगर मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन होता कि मौर्य वंश के संबंध में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो हम लगाते हैं विष्णु पुराण। दूसरा वायु पुराण जो है उससे गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो वायु पुराण से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है मित्रों, गुप्त वंश से। अग्नि पुराण जो है वो है ही नहीं, तो बचा आपका कौन सा ऑप्शन, ए मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है वो, अगर हम लोग बात करते हैं मत्स्य पुराण की, तो मत्स्य पुराण पुराणों में सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक पुराण है जिससे सातवाहन वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो आपका ए ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, 8 का ए होगा मत्स्य पुराण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी में नहीं आता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने एक बार फिर से कि वेदत्रयी में कौन से वेद होते हैं। तो जो उपरोक्त वेद हैं जैसे ऋग्वेद है, साम वेद है, यजुर्वेद है, ये तीनों वेद जो हैं वो वेदत्रयी के हैं। लेकिन ये अथर्व वेद को वेदत्रयी में शामिल नहीं किया जाता है। अतः
यहाँ पर आपका जो उत्तर सही होगा वो 9 का डी सही होगा। अथर्ववेद ये बिल्कुल यहाँ पर वेदत्रयी की श्रेणी में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो आप सभी लोग जानते होंगे जो विज्ञानेश्वर हैं, विज्ञानेश्वर ने ही मिताक्षरा पुस्तक की रचना की है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मिल्टन किसे कहते हैं? अब ध्यान दें, भारत का मिल्टन जो है वो वसुमित्र को कहा जाता है। सॉरी, भारत का मिल्टन जो है वो अश्वघोष को कहा जाता है। आपका जो ऑप्शन सही होगा वो डी सही होगा। अश्वघोष कौन है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार में रहने वाले एक बेहतरीन राइटर का नाम है, जिन्होंने अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि ये बाइबिल है। किसकी? ये बाइबिल है, बौद्ध धर्म की बाइबिल है। आप लोग पढ़ते होंगे अश्वघोष के द्वारा पुस्तक का जो नाम लिखा गया था उसका नाम था बुद्ध चरित। अश्वघोष की पुस्तक का नाम क्या है? बुद्ध चरित। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये इन्हीं की पुस्तक है अश्वघोष की। तो भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? अब आपके सामने 3 ऑप्शन है, त्रिपिटक है, त्रिधर्म है, त्रिरत्न है और जातक कथाएं हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन सबसे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आपके सामने। एक तो त्रिपिटक और दूसरा जातक कथाएं। क्यों? क्योंकि त्रिरत्न तो जैन धर्म से संबंधित हो गया, त्रिधर्म कोई होता ही नहीं है। तो जातक कथाएं और त्रिपिटक, तो जो त्रिपिटक होते हैं वो 3 होते हैं। त्रिपिटक कौन कौन से होते हैं? एक विनय पिटक होता है, एक सुक्त पिटक होता है और एक अभिधम्म पिटक होता है। तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, त्रिपिटक में ही बौद्ध साहित्य शामिल होता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हालांकि जातक कथाएं जो होती हैं ये क्या होती हैं? जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उन कथाओं का वर्णन जिस पुस्तक में प्राप्त होता है उस पुस्तक को हम लोग जातक कथाओं का नाम देते हैं। तो आपका यहाँ जो उत्तर सही होगा वो ए सही होगा, त्रिपिटक। ध्यान रखिएगा मित्रों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर ये वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने शेयर करने का प्रयास किया है और भी इसमें मैं कई क्वेश्चन शेयर भी करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दे पाऊँ, लेकिन हमें तभी अच्छा लगता है जब आप लोग भी इस पर कमेंट सेक्शन पर जा करके उसको लाइक करते हैं, वीडियो के बारे में बताते हैं कि हाँ वीडियो कैसा है, आपके लिए लाभदायक है या नहीं है। तो उसी के आधार पर आप लोग ज़रूर उस पर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे थोड़ा हमको भी अच्छा लगे और हम लोग भी और भी क्वेश्चंस पर बनाने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस स्मृति को हिंदू विधि संहिता का नाम दिया जाता है? ध्यान दें मित्रों, जो सबसे प्राचीन स्मृति है भारत की वो मनु स्मृति है। कौन सी है? मनु स्मृति, जिसको कि हिंदुओं की विधि संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए 13 का ए ऑप्शन आपका सही होगा कि किस स्मृति को हिंदू विधि संहिता कहते हैं? तो मनु स्मृति को कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इन चारों ऑप्शन में ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। जैसे लिखा है सुत्त पिटक, अभी अभी हम लोगों ने बात की थी कि बौद्ध धर्म की जो साहित्य होता है उनको पिटक कहा जाता है। अब 3 पिटक इसमें लाइन से दिए गए हैं, एक सुत्त पिटक दिया है, एक अभिधम्म पिटक दिया है, एक विनय पिटक दिया है। तो जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध धर्म के नियम है, ये बिल्कुल सही है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है, ये भी बिल्कुल सही है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो जातक कथाएं हैं ये जैन धर्म में ठीक नहीं है। जातक कथाएं जो हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी कि जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन प्राप्त होता है। अतः आपका जो ऑप्शन सही होगा इसमें डी सही होगा। जातक कथाएं जैन धर्म से संबंधित ना होकर के किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलिंद पन्हो क्या है? आप सभी लोग जानते हैं एक हिंद यवन राजा था जिसका नाम था राजा मिलिंद, जिसको कि मिनांडर के नाम से भी जाना जाता था। और एक नागसेन बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। तो नागसेन ने पहली बार मिलिंद राजा से भेंट करके उसको बौद्ध धर्म की शिक्षा देने का प्रयास किया था। तो राजा मिलिंद ने यानी कि राजा मिनांडर ने नागसेन से कई सारे प्रश्नों का वर्णन किया है, कई सारे प्रश्न पूछे जिनका इन्होंने उत्तर दिया। तो उसी की संकलित की गई है एक पुस्तक जिसका नाम क्या है मित्रों? मिलिंद पन्हो, उसी पुस्तक का नाम है। और ये जो मिलिंद पन्हो है इसे बौद्ध पाठ का नाम दिया जाता है। अतः आपका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, बौद्ध पाठ है मिलिंद पन्हो। ध्यान रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रासतरंगिणी के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भवभूति, भारवी, बाणभट्ट और कल्हड़। तो रासतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? कल्हड़ रासतरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं। और रासतरंगिणी पुस्तक 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो कश्मीर का इतिहास था, उस कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर जो है वो जैनुल आबदीन, जो राजा हुआ करते थे कश्मीर के, उनको नाम जो था वो कश्मीर का अकबर, उनके नाम को आगे जोड़ा जाता है। तो जैनुल आबदीन को ही कश्मीर का अकबर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों, मेगस्थनीज की पुस्तक कौन थी? मेगस्थनीज की पुस्तक कौन है? अब आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंडिया, इंडिका, अर्थशास्त्र और बुद्ध चरित्र। तो आप जानते हो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य हैं। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अश्वघोष हैं। यानी कि मेगस्थनीज की जो पुस्तक है वो कौन है? इंडिका पुस्तक जो लिखी थी मेगस्थनीज ने, वो इनकी इंडिका पुस्तक, इनकी मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, किसका राजदूत था? 4 ऑप्शन दिए गए, निर्याक्स का, सेल्यूकस निकेटर का, एंड्रोकोटस का और सिकंदर का। तो 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर महान भारत की ओर यात्रा करने आता है, भारत पर आक्रमण करने आता है, तो आपको ध्यान होगा सिकंदर अपने साथ 2 सेनापतियों को लेकर के आया था। एक का नाम था सेल्यूकस निकेटर और एक का नाम था निर्याकस। तो जो सेल्यूकस निकेटर था वो थल सेनापति था और निर्याकस जो था वो जल सेनापति था। तो जब सिकंदर 323 ईसा पूर्व में भारत से वापस गया तो उसने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप गया? सेल्यूकस निकेटर को। तो उसी सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो कौन था? मेगस्थनीज था, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो आपका जो उत्तर सही होगा मित्रों वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है एंड्रोकोटस, जो यूनानी साहित्यकार थे। तो यूनानी साहित्यकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? अब ध्यान से आपको ध्यान रखना है, किस चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेन सांग को। किसको कहा जाता है? ह्वेन सांग जो था वो किसके दरबार में आया था? तो आप सभी लोग जानते होंगे ह्वेन सांग राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था, जो कि वर्धन वंश के राजा थे। और फाहियान जो आया था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, ध्यान रखिएगा। तो 20 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाहियान किसके काल में भारत आया था? अभी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे कि फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो बी सही होगा, ध्यान रखिएगा। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग कमेंट सेक्शन में बात करिएगा कि ये जो चाइनीज़ हैं, चीनी यात्री भारत आते हैं, उनका क्या उद्देश्य होता था? चीनी यात्रियों का भारत आने का उद्देश्य आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के बताना है कि चीनी यात्री भारत आते थे तो क्यों आते थे, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं, ह्वेन सांग किसके काल में भारत आया था? अभी अभी हम लोगों ने फिर से वही क्वेश्चन बात की थी कि ह्वेन सांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और जो फाहियान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। तो अतः आपका 22 का डी ऑप्शन सही होगा, हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाता है, अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? अब ये अलबरूनी कौन था? आप सभी लोग जानते हैं भारत में महमूद गजनवी ने सन 1001 ईस्वी से लेकर 1027 तक भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया था। तो ये अलबरूनी जो था वो उसी के साथ में भारत आया था। अलबरूनी किसके काल में भारत आया था? तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसको हम लोग तहकीक हिंद के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तहकीक ए हिंद। इसको किताबुल हिंद के उपनाम से भी जाना जाता है, जिसको नाम भारत की खोज भी है। तो अलबरूनी किसके काल में भारत आया था? आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं मित्रों।
महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, अल मसूदी और सुलेमान। तो आपका उत्तर जो सही होगा वो कौन सही होगा? ए उत्तर सही होगा। महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पेलियोग्राफी कहते हैं, पेलियोग्राफी कहते हैं, एपीग्राफी कहते हैं और मुद्रा लेख शास्त्र कहते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को मित्रों एपीग्राफी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक देवताओं का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बेसनगर अभिलेख, हेलियोडोरस अभिलेख, सागौरा अभिलेक और बोगाचकोई अभिलेख। तो जो बेसनगर अभिलेख और हेलियोडोरस अभिलेख है, आप सभी लोग जानते हैं इस अभिलेख में क्या किस विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो भागवत धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। सागौरा अभिलेख से दुर्भिक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। तो जो बोगाचकोई अभिलेख है, जिसे एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है, इंद्र का वर्णन किया गया है, वायु देवता का वर्णन किया गया है। तो आपका उत्तर जो सही होगा मित्रों 25 का, वो बिल्कुल डी सही होगा। बोगाचकोई अभिलेख वैदिक देवताओं का वर्णन करने वाला भारत का ही नहीं पूरे बेस एशिया का पहला ये अभिलेख था। इसको एशिया माइनर के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशुद्ध संस्कृत में लिखा जाने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो आप ध्यान रखिएगा, एक राजा था रुद्रदामन। रुद्रदामन राजा के जूनागढ़ अभिलेख जो लिखा गया था, वो विशुद्ध संस्कृत में लिखा जाने वाला भारत का पहला अभिलेख था। अतः आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जूनागढ़ अभिलेख इज राइट आंसर, ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐहोल अभिलेख किस राजा से संबंधित है जिसके दरबार में रवि कीर्त रहता था? अब रवि कीर्त पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहता था और रवि कीर्त ने ही ऐहोल अभिलेख का वर्णन किया है या लिखवाया था। तो ऐहोल अभिलेख में राजा पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का, राजा पुलकेशिन द्वितीय के कार्यों का वर्णन किया गया है, जो कि रवि कीर्त के द्वारा लिखा गया था। अतः डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण व सप्ताह के दिनों का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? आप सभी लोग जानते हैं 510 ईस्वी में राजा था भानुगुप्त, उसके एरंड अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का वर्णन प्राप्त होता था। और इसी एरंड अभिलेख में ही सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, मतलब सप्ताह के 7 दिनों का उल्लेख जो मिलता है वो एरंड अभिलेख से प्राप्त होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब 4 ऑप्शन है आपके सामने। मेट्रोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स, कार्डियोलॉजी और ऑन्थ्रोलॉजी। तो आपका जो उत्तर सही होगा मित्रों वो 29 का बी सही होगा। न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है उसे ही सिक्कों का अध्ययन कहा जाता है। अतः आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन काल की मुद्रा को क्या कहा जाता है? अब प्राचीन काल में जो मुद्राएं होती थीं उनको पीट पीट कर बनाया जाता था। तो प्राचीन काल की मुद्राओं को पीट पीट कर बनाए जाने के कारण उनको पंचमार्क सिक्का कहते थे या उनको आहत सिक्का के नाम से जानते थे। उनकी कई इकाइयां होती थीं जिनमें करसारपड़ भी एक इकाई थी, शतमान भी एक इकाई थी। तो यानी कि प्राचीन काल की मुद्राओं क्या कहा जाता था? तो आहत भी कहते थे, करसारपड़ भी कहते थे, शतमान भी कहते थे। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अर्थात उपरोक्त सभी जो होगा वो सभी प्राचीन काल की मुद्राएं थी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। अब ध्यान दें, यहाँ पर सर्वाधिक का मतलब क्वांटिटी से नहीं है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक का मतलब यहाँ क्वालिटी से है। शुद्धता में सबसे अच्छे सोने के सिक्के कौन जारी किए? तो 3 क्वेश्चन इसके निकल के आएंगे, ध्यान रखिएगा मित्रों। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन लोगों ने चलवाए थे? तो इंडो ग्रीक राजाओं ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए। कुषाण वंश का राजा विमकटपिशस, जिसके शासन काल में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए। और अगर संख्या की बात की जाए कि सबसे ज्यादा संख्या में सोने के सिक्के किस वंश में जारी हुए, तो गुप्त वंश में जारी हुए। चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन का जो उत्तर था या क्वेश्चन जो है वो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के की बात कर रहा है, तो इसीलिए आपका जो उत्तर सही होगा मित्रों वो बी उत्तर बिल्कुल सही होगा। कुषाण वंश आपका उत्तर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मयूर की आकृति वाले सिक्के निम्नलिखित में से किस राजा ने जारी किए थे? मोहम्मद बिन साम,
महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और कुमार गुप्त। अब ध्यान दें, मयूर की आकृति वाले सिक्के किसने चलवाए थे? तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मोहम्मद बिन साम। मोहम्मद बिन साम मोहम्मद गोरी का दूसरा नाम है और मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी की आकृति के सिक्के जारी करवाए थे। कुमार गुप्त जो राजा था, गुप्त वंश का राजा था, इसने मयूर की आकृति वाले सिक्के जारी करवाए थे और कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। अतः आपका जो उत्तर सही होगा मित्रों, वो सी उत्तर बिल्कुल सही होगा। कुमार गुप्त ने ही भारत में सबसे पहले मयूर की आकृति वाले सिक्के जारी किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवाहन वंश ने किन सिक्कों को चलवाया था? अब सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के, प्रोटीन के सिक्के, इन सब सिक्कों का प्रचलन करवाया था। तो अगर आपके पेपर में आता है कि सातवाहन वंश के राजाओं ने निम्नलिखित में से कौन से सिक्के जारी करवाए थे, तो शीशे के सिक्के जारी करवाए और प्रोटीन के सिक्के जारी करवाए, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। बी और सी दोनों सही होंगे। चलिए फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, किन राजाओं के सिक्कों पर बाघ का अंकन है? चोल शासक, पांड्य शासक, चेर शासक और गुप्त वंश के राजा। तो ध्यान रखिए मित्रों, जो चोल शासक थे उनके सिक्कों पर बाघ का अंकन मिलता है। किन का अंकन मिलता है? बाघ का। तो आपका जो उत्तर सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा। और चोल शासकों की एक और मैं आपको खास बात बता दूं कि जो चोल शासक थे यही वो चोल शासक हैं जिन्होंने भगवान भोलेनाथ की जो नटराज प्रतिमा है उसका निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो पांड्य शासक भी है और ऑप्शन में आपके सामने चेर शासक भी दिया हुआ है, ऑप्शन में गुप्त वंश भी दिया हुआ है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो पांड्य शासक थे, पांड्य शासकों के सिक्कों पर मछली का अंकन होता था। किसका अंकन होता था? मछली का अंकन होता था। और जो चेर शासक थे उनके सिक्कों पर धनुष की आकृति छपी होती थी। तो यहाँ पर चूंकि पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि किन राजाओं के सिक्कों पर बाघ का अंकन था, तो चोल शासकों के सिक्कों पर मित्रों बाघ का अंकन है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शालिवाहन संवत किस संवत को कहते हैं? अब शालिवाहन संवत किसको कहते हैं आप जानते हैं सभी लोग। सन 78 ईस्वी में, सन 78 ईस्वी में राजा कनिष्क ने एक शक संवत जारी किया था जो कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, जिसे भारतीय संविधान में 22 मार्च सन 1957 का मित्रों, तो 22 मार्च सन 1957 को पहली बार राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो उसी शक संवत को ही शालिवाहन संवत के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, शक संवत को शालिवाहन संवत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। पाषाण काल के चित्रों का उदाहरण प्राप्त होता है कौन सी गुफाओं से? तो जो सबसे प्राचीन काल की गुफाएं हैं मित्रों, इसमें जो भीमबेटका की गुफा है ये सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। तो भीमबेटका की गुफा जो होती है वो शैल चित्रित चीज़ों के लिए जानी जाती है। तो पाषाण काल के चित्रों का उदाहरण जो मिला है वो कहाँ से मिला है मित्रों? भीमबेटका की गुफा से ही प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होता है? तो कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है मित्रों? मेहरगढ़ से हिंदुस्तान में कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। आपका उत्तर जो सही होगा मित्रों वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इतिहास का वह काल जिसका साहित्य है परंतु अर्थ स्पष्ट नहीं है। अब देखिए इतिहास के 3 काल होते हैं। एक होता है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिस काल में न तो अर्थ स्पष्ट होता है न तो उसका कोई साहित्य होता है। तो इसीलिए प्रागैतिहासिक काल आपका उत्तर बिल्कुल सही नहीं होगा। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल होता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें साहित्य तो है परंतु हम उसमें उनका अर्थ क्लियर नहीं कर सकते हैं। ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल या नवपाषाण काल किसे कहते हैं? तो ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें साहित्य का अर्थ भी क्लियर हो और उसका अर्थ स्पष्ट भी होगा और साहित्य भी होगा। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए कि इतिहास का वह काल जिसका साहित्य है परंतु अर्थ स्पष्ट नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, आद्य ऐतिहासिक काल इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आग की खोज मनुष्य ने किस युग में की थी?
अब 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों ध्यान रखिए, आग की खोज और आग का प्रयोग दोनों अलग अलग चीज़ है। जब आग की खोज की बात करता है तो आग की खोज मनुष्य ने पुरा पाषाण काल में की थी। कब की थी? पुरा पाषाण काल। आपका जो उत्तर सही होगा मित्रों वो बी बिल्कुल सही होगा कि आग की खोज मनुष्य ने पुरा पाषाण काल में की थी। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता कि आग का प्रयोग मनुष्य ने किस युग में किया था, तब आपका उत्तर क्या सही हो जाता? नवपाषाण काल सही हो जाता तब। लेकिन उसके लिए क्वेश्चन क्या होना चाहिए था कि मनुष्य ने सबसे पहले आग का प्रयोग करना कब किस युग में सीखा था, तो आपका उत्तर नवपाषाण युगों का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्यों में स्थायी निवास सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुआ है? तो मनुष्यों में स्थायी जो निवास प्रारंभ हुआ है वो नवपाषाण काल से प्रारंभ हुआ है। आपका ए ऑप्शन जो सही है वो बिल्कुल राइट होगा, ध्यान रखिएगा। पाषाण काल के भू सर्वेक्षक कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पाषाण काल के भू सर्वेक्षक जो थे वो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रॉबर्ट ब्रूसफुट। अब इसमें जेम्स प्रिंसेप भी ऑप्शन में दिया हुआ है, दयाराम साहनी भी दिया हुआ है, कनिंघम महोदय भी दिए हैं। तो आप जानते हैं कनिंघम महोदय कौन थे? कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व काल का जनक कहा जाता है। दयाराम साहनी कौन है? सन 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। और जेम्स प्रिंसेप कौन? 1837 में जेम्स प्रिंसेप जब भारत आया तो इसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, चीनी साहित्य में भारत को क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन सिकी, इंडस, इंडिया और इंतु। तो चीनी साहित्य में मित्रों भारत को इंतु के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऐसे ही देखिए, आप सभी लोग ये प्रयास करेंगे और हम भी ये प्रयास करेंगे कि जो ये श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है उस श्रृंखला को हम लोग इतना बेहतरीन बनाएंगे जिससे जो भी आने वाली परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं की तैयारी हम लोग उचित कर पाएँ। दूसरी चीज़, आप जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये केवल आप ये मान के मत चलिए कि एक दिवसीय परीक्षाओं में केवल आपके UPSSC के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। अभी आप शिक्षक अध्यापक जो सहायक अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा होगी, अभी आप लोग जानते होंगे जूनियर की भी सहायक अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा आने वाली है, या लेखपाल हो गया, UPSSC हो गया, पुलिस हो गया, SSC हो गया। इन सारी परीक्षाओं के लिए ये सभी प्रश्न अत्यंत लाभदायक है, ध्यान रखिएगा मित्रों। तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से कि इन प्रश्नों को आप लोग जरूर से जरूर नोट डाउन कर लिया करिए, जिससे कि आगामी जितनी भी चीज़ें आएंगी आपके पास एक डाटा उपलब्ध रहेगा और उस डाटा के माध्यम से हम लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए इन शब्दों के साथ मैं कोशिश करूंगा कि कल एक बार फिर से आपके सामने कुछ प्रश्न ले पाऊं, लेकिन मेरा गला एक्चुअली ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जाने के कारण मैं थोड़ा परेशान रहता हूं। लेकिन फिर भी मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए अपना टाइम निकाल करके मैं क्वेश्चन शेयर करता हूं, डिस्कशन करता हूं। तो मैं ये आप लोगों से भी आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और जितना हो सकेगा इसको सब्सक्राइब करवाएंगे और इसको लाइक कराएंगे या आप शेयर करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए सभी मित्रों को एक बार फिर से शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।